नमस्कार। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th की बुक कृतिका के पाठ मेरे संग की औरतें के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। ये पाठ जो है मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया एक आत्मकथात्मक निबंध है, यानी अपने बारे में ही उन्होंने इसे निबंध शैली में लिखा है। इसमें सुप्रसिद्ध लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने तथा अपने परिवारजनों के प्रेरक प्रसंगों का वर्णन किया है। तो आइए हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। और पाठ की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। साथ ही साथ आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ जाए। पाठ कुछ इस प्रकार है। जो लेखिका है मृदुला गर्ग, लेखिका की नानी लेखिका के जन्म से पहले ही मर गई थी। आसान सी सरल भाषा में है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जहाँ मुझे लगेगा कि मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, मैं एक्सप्लेन करूँगी। एक स्टोरी की तरह, एक कहानी की तरह मैं बोलती हूँ। जो लेखिका है उसकी नानी जन्म से पहले ही मर गई थी, इसलिए लेखिका उनसे कहानियाँ नहीं सुन पाई। लेखिका कहानियाँ नहीं सुन पाई, यानी हम भी कहते हैं ना, हम अपने दादा दादी नाना नानियों से अपनी कहानियाँ सुनते हैं बचपन में जब छोटे होते हैं। तो लेखिका यहाँ कहती है कि मैंने अपनी नानी से कभी कहानी नहीं सुनी। शायद इसी कारण लेखिका लोगों के लिए कहानी लिखती है। परंतु उसकी नानी की कहानी भी रहस्यमयी है, और वो कह रही है कि मैंने उनसे चाहे कहानी नहीं सुनी, पर उनकी कहानियां जो है बहुत रहस्य से भरी हुई हैं। वह बताती है अपनी नानी के बारे में कि उसकी नानी जो थी जीवन भर अनपढ़ और पर्दानशी रही। पर्दानशी एक अनपढ़ महिला थी उसकी नानी। यहाँ उसकी नानी के कैरेक्टर के, उसकी नानी की छवि की, वो बाहर से कैसे व्यक्तित्व की है उसके बारे में पता चलेगा कि जो उसकी नानी थी वो अनपढ़ थी और पर्दा करने वाली एक महिला थी। उसकी शादी विलायती रंग में रंगे बसे व्यक्ति से हुई थी, यानी जो उसके नाना थे मृदुला गर्ग के, वो उस समय हमारे देश पे अंग्रेजों का राज था, तो वो उन्हीं के अधीन नौकरी करते थे। उन्होंने पढ़ाई भी उन्हीं के अधीन की थी, यानी बाहर से की थी। तो इस वजह से उन पे जो पाश्चात्य सभ्यता था उनका असर था नाना पर जो नानी थी वो बिल्कुल उनके विपरीत थी, अपोजिट थी। जब उनके पति यानी लेखिका के नाना कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री पढ़कर आए और विलायती रहन सहन में रहने लगे, तब भी नानी अपने अनुसार ही जीवन जीती रही। यानी वो नाना के अकॉर्डिंग नहीं बदली कि मेरे पति जैसे हैं मुझे उनके अकॉर्डिंग या उनके तरीके से रहना चाहिए। उन्होंने पति की जीवन शैली का कभी विरोध नहीं किया, यानी उन्होंने उसका कभी विरोध भी नहीं किया, पर उसके अकॉर्डिंग वो ढली भी नहीं। परंतु जब उन्हें अपनी मौत नजदीक लगने लगी तो उन्होंने पति से कहकर प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा को अपने घर बुलवाया। यानी एक महिला जो अनपढ़ है, अभी तक किसी पराये मर्द से वो बात तक नहीं करती है, अपने पति से भी ज़्यादा खुलकर बात नहीं करती है, पर्दानशी महिला है, और जैसे उसके अंतिम समय निकट आया तो वो अपनी सारी जो चीज़ें थी वो भूल चुकी है, और अब बस उसको अपनी बेटी की चिंता सताने लगी, यानी मृदुला गर्ग की माँ की। और उसने अपने पति को कहा कि आप जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी यानी फ्रीडम फाइटर थे उस समय के, प्यारेलाल शर्मा को घर बुलवाइए। तो सब शॉक्ड रह गए, क्योंकि अभी तक जो औरत पर्दे में रहती थी, खुलकर किसी से पराये मर्द से बात भी नहीं करती थी, अब ऐसा क्या हो गया कि उसने पर्दा हटा दिया और किसी पराये मर्द से बात करने के लिए वो कह रही है और अपने पति से कह रही है कि उसे बुलाओ। इस इच्छा से घर के सब लोग हक्के बक्के रह गए। नानी ने प्यारेलाल शर्मा को कहा कि उसकी लड़की के लिए यानी मृदुला गर्ग की माँ के लिए होने वाला जो हस्बैंड हो यानी वर हो, कोई क्रांतिकारी हो, यानी आपके जैसा, यानी प्यारेलाल जैसा क्रांतिकारी फ्रीडम फाइटर हो, अंग्रेज साहबों का फरमानदार ना हो। और वो कह रही है कि मेरी बेटी के लिए जो हस्बैंड हो आपके जैसा देशभक्त हो। मेरे हस्बैंड जैसा मतलब इनडायरेक्ट वे में उसने नाम नहीं लिया, पर उसके हस्बैंड जो अंग्रेजों के अधीन काम करते हैं, तो वो मेरे हस्बैंड जैसा मतलब उनके यहाँ नौकरी करने वाला गुलाम ना हो। उसकी इस इच्छा से उसके अजात ख्यालों का अनुमान सहज रूप से लगाया जा सकता है। और यहाँ इस बात से आप जान सकते हैं कि चाहे वो पर्दे के पीछे से रह रही है, पराये पुरुष से बात नहीं करती है, पर अंतिम समय में उसकी जो सोच है देश के प्रति और जो उसका जज्बा है देश के लिए, वो यहाँ पर मतलब एक तरीके से वो भूमिका निभा रही है देश के लिए अपनी। वो चाहती तो वो भी जैसे उसके हस्बैंड ने वैसे अपनी बेटी के लिए भी ढूंढती, पर उसने कहा नहीं, मेरी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से होगी। अभी तक हमने लेखिका की नानी के व्यक्तित्व के बारे में जाना कि वो किन ख्यालों की महिला थी। अब हम लेखिका की माँ के बारे में जानेंगे कि लेखिका की माता की शादी एक पढ़े लिखे होनहार युवक से हुई, यानी लेखिका के पिता। उसे आजादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण ICS की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। अब आप उस समय अंग्रेजी सरकार थी, अंग्रेजी हुकूमत थी, और आप उसके
खिलाफ जाकर कुछ क्रांतिकारी करोगे तो ज़ाहिर-सी बात है वो आपको सहूलियतें लेने से वंचित रखेंगे। तो यही लेखिका के पिता के साथ भी हुआ कि उनको जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम था आईसीएस का, उसमें बैठने से रोक दिया गया। उसके पास अब जो उसके पिता थे तो उनके पास कोई इतनी पुश्तैनी धन भी नहीं था। तो मतलब वो बहुत अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग नहीं करते थे। इस प्रकार लेखिका की माता को मजबूर होकर अपनी माँ और गांधी जी के ख़यालों को अपनाना पड़ा। यानी लेखिका की माँ की शादी जो थी एक क्रांतिकारी व्यक्ति से हुई और उसके पिता का जो था रौब था क्योंकि वो अंग्रेज़ों के अधीन काम कर रहे थे, तो उसको मजबूर होकर उस शादी को निभाना पड़ा और गांधीवादी सोच को अपनाना पड़ा। आगे चल के लेखिका बताती है मृदुला गर्ग अपनी माता के बारे में कि वो शरीर से इतनी दुबली थी कि उनके लिए खादी की साड़ी, खादी यानी कॉटन जो उस समय चलता था, खादी की साड़ी को संभालना दुर्भर हो जाता था, यानी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। उनकी सास उनकी दुर्बलता पर मजाक किया करती थी और जो लेखिका की दादी थी वो उसका मजाक उड़ाया करती थी। अब जो लेखिका थी, लेखिका की माँ का अपने ससुराल में पूरा रौब था। यानी जो मृदुला गर्ग की माँ थी, उनका घर में बहुत रौब था, यानी बहुत लोग उन्हें मानते थे, घर के सभी सदस्य। उसके 2 प्रमुख कारण यहाँ बताए गए हैं। पहला कारण तो ये कि ससुराल वाले भी अन्य भारतीयों की तरह अंग्रेज़ों से प्रभावित थे, कि चाहे उनका बेटा क्रांतिकारी था, लेकिन जो घर के सदस्य थे, वो अंग्रेज़ों की शासन प्रणाली से, उनके ओढ़ने-पहनने के तरीके से, रहने के तरीके से काफ़ी प्रभावित थे। जो घर में रौब था ना वो ससुर का ही था, यानी लेखिका के नाना का था। तो ऐसी स्थिति में घर में एक सिरफिरे लड़के को क्रांतिकारी पत्नी का होना परिकथा सा रोमांच पैदा करता था कि जिसके पिता एक अंग्रेज के अधीन कार्य कर रहे हैं और उनका जो जवाई है वो क्रांतिकारी है, तो ये तो एक बात ही परिकथा यानी एक सपने जैसी थी। दूसरा कारण यह था कि लेखिका की माँ की शख्सियत बहुत प्रभावशाली थी। यानी वे बहुत सुंदर थी, बहुत नाजुक थी, ईमानदार थी, निष्पक्ष थी तथा गैर दुनियादार थी। इसलिए कोई उन्हें घर के सामान्य कामकाज भी करने को नहीं कहता था। उनकी तो सलाह भर ही ली जाती थी, जिसे पत्थर की लकीर की तरह निभाया जाता था। यानी चाहे वो घर की सास हो, जेठानियाँ हो, यहाँ तक कि स्वयं जो पति है वो घर गृहस्थी का काम खुद ही संभाल लेते थे। लेखिका की माँ को नहीं कहते थे। यानी लेखिका की माँ ने जो है घर गृहस्थी नहीं संभाली, बिल्कुल भी बच्चों को नहीं संभाला। ये सारा काम उसकी सास, जेठानी और उसके पति ने किया। ये 2 क्वालिटीज़ यानी 2 गुण उसके बारे में बताए गए हैं कि उसके घर में रौब क्यों था, अपने ससुराल में रौब क्यों था। पहला कि वो जो उसके फ़ादर थे यानी लेखिका के नाना जो थे, उनका खुद का एक दबदबा था, एक रौब था क्योंकि वो अंग्रेज़ों के साथ काम कर रहे थे और दूसरा वो उसकी खुद की शख्सियत, उसकी खुद की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि लोग उसकी बातों को मानते थे। आगे बढ़ते हैं। लेखिका की माँ में आज़ादी का जुनून बहुत था, किंतु वह उसे अपने ही आज़ाद ख़यालों से निभाती थी और वो उसे अपने तरीके से ही निभाती थी। वह आम भारतीय माँ की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। जैसे हमारी भारतीय माँ कैसी होती है, हमारे लिए खाना बनाना, रोटी बनाना, सब्ज़ी बनाना, हमारे लिए करना, हमारे लिए सोना, ऐसा नहीं है उसकी माँ ये सब काम नहीं करती थी, वो करती थी पर वो थोड़ी अलग थी। वो देश को फर्स्ट प्रायोरिटी देती थी। उन्होंने ना तो कभी बच्चों को प्यार किया, ना खाना पकाया, ना घर-बार सँभाला, यानी ऐसी वो बिल्कुल नहीं थी, वो बिल्कुल इसकी अपोज़िट थी। भारतीय माँ जैसी बिल्कुल नहीं थी कि भारतीय माँओं की छवि क्या है कि वो 24 घंटे किचन में लगी रहे, हमारा काम करती रहे, हमारे कपड़े धोए, नहीं ऐसी नहीं थी। वो चाहे हाउसवाइफ थी लेकिन हाउसवाइफ जैसे काम वो बिल्कुल नहीं करती थी। इसका प्रमुख कारण था उनकी कामों में अरुचि। उनके घर जो लेखिका की माँ थी मृदुला गर्ग, उनके घरेलू कामों में रुचि बहुत कम थी। दूसरा कारण था वो बीमार भी बहुत रहती थी, दुबला-पतला शरीर था। तो इन 2 कारणों की वजह से भी उनसे घर के कार्य नहीं होते थे, ना करवाए जाते थे। उनका अधिकांश समय यानी लेखिका अभी तक अपनी माँ के बारे में बता रही है कि लेखिका की माँ का अधिकांश समय किताबें पढ़ने, संगीत सुनने और साहित्य चर्चा में बीतता था। घर के हिसाब से कुछ भी काम ना करने पर भी कोई उनका नाम नहीं रखता था। यानी वो कोई काम करे ना करे पर उन्हें कोई कुछ नहीं कहता था। फिर भी उनके प्रति जो श्रद्धा थी वो 3 कारणों से थी। एक तो साहबी खानदान का होना, एक तो उसके पिता का इतना नाम था इसलिए कोई उनको कुछ नहीं कहता था। दूसरा वो कभी झूठ नहीं बोलती थी इसलिए भी कोई उन्हें कुछ नहीं कहता था। और तीसरा वह दूसरों की बातों को गोपनीय रखती थी। यानी ऐसा नहीं कि उसकी बात उसको बता देना, उसकी बात उसको बता देना। यानी किसी ने कुछ बताया उसको अपने तक ही रखना, किसी तीसरे बंदे को ना बताना है। तो इन 3 कारणों से उनके प्रति लोगों में जो घर के सदस्य थे, उनमें श्रद्धा थी। अब यहाँ पाठ के नाम से समझ जाएँगे मेरे संग की औरतें। अभी उसने नानी के बारे में बताया, माँ के बारे में बता रही है। तो इन कारणों से घरवाले तथा बाहर वाले सब उनका सम्मान करते थे।
वे अपने बच्चों की भी बहुत अच्छी दोस्त थी। हाँ, मातृत्व की कमी को पिता पूरा कर दिया करते थे और जो माँ की कमी थी खाना बनाना, कपड़े पहनाना और भी जो औरतों के काम हैं भारतीय माँ के, वो माँ नहीं करती थी तो वो पिता कर देते थे। अभी तक हम मृदुला गर्ग की माँ की बात कर रहे थे, नानी की बात की थी, अब हम उनके परिवार की बात करते हैं। लेखिका के घर में सभी को निजत्व की पूरी छूट थी, यानी प्राइवेसी थी पूरी, किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करता था कि अगर किसी की कोई चिट्ठी आई है तो ये नहीं कि कोई दूसरा खोल के उसको पढ़ लेगा, नहीं। इसकी वजह से क्या था कि लेखिका और उसके 3 भाई-बहन भी लेखन के क्षेत्र में आ गए। अब जो लेखिका है, वो अभी तक नानी, मम्मी और परिवार के बारे में बता रही थी, अब वो परदादी के बारे में बता रही है कि जो लेखिका की परदादी थी, वो भी लीक से हटकर चलती थी। लीक से हटकर चलना मतलब कि जो जैसे बंधे-बनाए नियम जो बने हुए हैं औरतों के लिए अलग, आदमियों के लिए अलग, वो उनसे अलग। क्यों अलग थी? इसका कारण जानते हैं। उसने मंदिर में जाके मन्नत मानी कि उनकी पतोहू को यानी पोत बहू को पहला बच्चा लड़का ना होकर लड़की हो। और उन्होंने अपनी इस मन्नत को पूरे समाज में घोषणा कर दी कि मैंने ये मन्नत मांगी और रोज मंदिर में जाकर ये मन्नत दोहराया करती थी। और क्या हुआ? और भगवान भी उनकी सुनते थे। परदादी के बारे में प्रसिद्ध था कि भगवान उनकी सुनते थे और हुआ भी यही कि घर में पहला शिशु लड़की ही हुई। और भगवान इस अद्भुत इच्छा से शायद इतने घबरा गए। अद्भुत इच्छा क्यों कहा जाएगा? लीक से अलग हटकर क्यों? क्योंकि वो समय ऐसा नहीं था जहाँ पे लड़कियों की, आज के टाइम में भी घर में सब पहला बेबी जो होता है, लोगों की मेंटालिटी लड़का हो। लेकिन ये स्टोरी जो है दादी से पहले की भी है, तो ये एक अद्भुत सोच थी कि इतनी बुजुर्ग महिला लड़का ना चाहकर लड़की मांग रही है, क्योंकि लोगों की धारणा है कि वो वंश आगे बढ़ाएगा, कुल का नाम रोशन करेगा। एक तो कन्या नहीं हुई, एक के बाद एक 5 कन्याएं जन्मी और 5 लड़कियां पैदा हो गई। अब ये दादी के कैरेक्टर पर, दादी के बारे में बात चल रही थी कि वो लीक से हटकर चलती थी, यानी बंधे बनाए नियमों में नहीं बंधी हुई थी। लेखिका की माँ का प्रभाव इतना था कि एक चोर भी उनके सामने पड़कर भला इंसान बन गया। हुआ यह कि एक रात घर के सारे मर्द किसी शादी में चले गए। सारी औरतें सज धज कर, रात जो जगाते शादी के फंक्शन हो रहे थे वो सारी इकट्ठी हुई और नाच गाने और ढोलक के शोर में एक चोर घर में घुस गया। चोर के पांव की आहट से जो परदादी थी उसकी नींद खुल गई, यानी लेखिका की जो परदादी थी उनकी नींद खुल गई। परदादी ने पूछा कौन है? चोर बोला जी मैं। परदादी ने उससे कहा पानी पिला। यह कहकर उसने अपना खाली लोटा उसे पकड़ा दिया और कुएं के पानी भरने चला गया। और उन्होंने उससे कहा कि कुएं से पानी भर ला, और बोली पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। यह सुनकर चोर घबरा गया। उसने सोचा कि माँ ने मुझे मुंह पर बंधा कपड़ा और कमर में बंधी भांग देख ली है। फिर उन्होंने कहा जल्दी पानी ला। पर मैं तो चोर हूँ, क्या आप चोर के हाथ का पानी पी लेंगी? तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पानी पिलाएगा? चोर ऐसा पकाया कि पानी भरने चल दिया। वह पकड़ा गया, तब से उसने चोरी छोड़कर खेती का धंधा अपना लिया। यानी यहाँ परदादी के कैरेक्टर के बारे में बताया गया है कि वो एक ऐसी महिला थी कि घर में चोर सुनकर उन्होंने चोर चोर कहकर शोर नहीं मचाया, बल्कि उसको सही रास्ते पे ले आई, उसको सही मार्ग उसको दिखाया। कि उसने, चोर ने भी उनसे कहा कि आप मेरे हाथ का पानी पी लोगे? तो उसने कहा कि मुझे तो पानी पीने से मतलब है, चाहे तू पिला चाहे कोई भी पिलाओ, यहाँ तो अभी तेरे अलावा कोई है नहीं, तो मुझे पानी कोई पिला भी नहीं सकता, तो तू मुझे पानी पिला। और तब का दिन था और आज का दिन है। वो चोर आज उसी घर में एज ए सर्वेंट काम करता है और उसने वो चोरी का काम छोड़ दिया है। अब हम कहानी में आगे की ओर बढ़ते हैं। लेखिका माँ के संस्कारों के कारण लड़की होने पर भी कभी हीन भावना से ग्रस्त नहीं हुई, यानी उसके साथ कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ लड़की हो। वह नानी के कारण देश की आज़ादी के मामले में रूमानी बनी रही और नानी के अंदर देशभक्ति का जज्बा था तो वो उसमें भी था। जब देश की आज़ादी का जश्न मनाया गया, यानी जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था और उसका जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से लेखिका को टाइफाइड हो गया था, तो ऑब्वियस उसको नहीं जाने दिया गया। डॉक्टर ने जश्न में जाने से मना कर दिया और डॉक्टर उनके नाना के मित्र थे तो नाना से भी बढ़कर थे। लेखिका जश्न में जाने के लिए खूब रोई, खूब तड़पी। तब 9 वर्ष की लेखिका को उसके पिता ने ब्रदर्स कारामजोव नामक उपन्यास पकड़ा दिया। लेखिका को किताबें पढ़ने का शौक तो था ही, यानी उनके पिता को छोड़कर घर के सभी लोग समारोह में चले गए तो लेखिका ने उपन्यास पढ़ना शुरू किया। यानी उसके पिता और लेखिका मृदुला गर्ग ये दोनों समारोह में नहीं गए थे। उस उपन्यास में बच्चों पर होने वाले अत्याचारों की गाथाएं थी। लेखिका के मन पर उनका इतना प्रभाव पड़ा कि उन्हें एक अध्याय तो पहली बार में ही याद हो गया। लेखिका के सारे लेखन पर इसका प्रभाव छा गया।
उनकी कहानियाँ जादू का कालीन, नहीं, 3 किलो की छोरी, कठगुलाब, इन सभी रचनाओं में उनके इस प्रभाव को देखा जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेखिका के भाई-बहनों के बारे में बात करते हैं। शायद परदादी की मन्नत के कारण लेखिका और उसकी चारों बहनें लड़की होने के नाते किसी हीन भावना की शिकार नहीं हुई। यानी उन 4 लड़कियां घर में होने के बाद भी कोई भेदभाव नहीं हुआ लड़कियों का, बल्कि उन सब ने किसी लीक पर चलने से इनकार कर दिया। और उन सब ने, जो चारों बहनें थी, उनने बिल्कुल अलग हटकर वो अपना जीवन उन्होंने जिया। उनकी सबसे बड़ी बहन थी मंजुल भगत। यानी लेखिका अपनी बहनों के बारे में बता रही है कि जो सबसे बड़ी बहन थी वो थी मंजुल भगत। ये भी एक बहुत प्रसिद्ध रचनाकार है। इन्हीं के लिए परदादी ने मन्नत मांगी थी और सबसे पहली कन्या के लिए मन्नत मांगी थी। इन्होंने शादी के बाद जैन नाम छोड़कर पति का नाम ग्रहण कर लिया और प्रसिद्ध लेखिका बनी। और यानी शादी से पहले इनका नाम जैन था और शादी के बाद हस्बैंड का नाम भगत जुड़ गया और ये प्रसिद्ध लेखिका बनी। दूसरी थी मृदुला गर्ग, यानी लेखिका स्वयं। इन्होंने भी शादी के बाद पति का नाम गर्ग अपने नाम के साथ जोड़ लिया। लोग हैरानी से पूछते थे कि इन्होंने शादी के बाद अपना नाम क्यों नहीं बदला। लेखिका कहती है कि नाम न बदलने से व्यक्ति में कोई अंतर नहीं आता, इसलिए नहीं बदला। लेखिका की तीसरी बहन गौरी उर्फ चित्रा लेखन नहीं करती। मृदुला गर्ग और उससे बड़ी मंजुल भगत, ये दोनों लेखन कार्य करती है, लेकिन जो तीसरे नंबर की गौरी है उर्फ चित्रा, ये लेखन कार्य नहीं करती। चौथी बहन रेणु है, वो भी नहीं लिखती। पांचवी बहन अचला अंग्रेजी में लिखती है तथा छोटा भाई राजीव हिंदी का लेखक है। यानी पहले नंबर की भी लिखती है, दूसरे नंबर की भी लिखती है, तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की नहीं लिखती है। पांचवी बहन लिखती है और छोटा भाई जो राजीव है वो हिंदी का लेखक है। इन चारों को उनका सारा खानदान पढ़ता है और इन चारों भाई बहनों को सब पढ़ते हैं इनके परिवार में। लेखिका को यह बात अच्छी नहीं लगी कि उसके ससुराल वाले उसका लिखा नहीं पढ़ते, परंतु बाद में इसके लाभ भी पता चले। और लेखिका को शुरू में अच्छा नहीं लगता था कि लेखिक मृदुला गर्ग के ससुराल वाले उसके द्वारा लिखी गई रचनाओं को नहीं पढ़ते, लेकिन बाद में उसको समझ आने लगा कि अच्छा है नहीं पढ़ते तो शायद कलेश शुरू हो जाते घर में। लेखिका की 2 बहनें जो लेखिका नहीं बनी, उनसे भी अधिक स्वायत्त और दबंग थी। मतलब वे अपने अनुसार जीवन जीना जानती थी। गर्मियों में स्कूल से वापसी के समय उनके पिता उन्हें लाने के लिए गाड़ी भेज दिया करते थे। अचला तो उसमें बैठ जाती थी, किंतु रेणु पैदल आती थी। ये 2 बहनें वो हैं जो लेखन कार्य में नहीं जुड़ी और उन दोनों के नाम है अचला और रेणु। अभी यहाँ पे जो लेखिका मृदुला गर्ग है वो अपनी इन 2 बहनों के बारे में बता रही है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे रेणु की छवि के बारे में बता रही है कि वो किस प्रकार के व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। वह कहती थी थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंत शाही का प्रतीक है। सामंत शाही यानी राजा महाराजा टाइप्स, अपने आप को दिखाना कि देखो हम राजा महाराजा की तरह जीवन जीते हैं, मतलब बहुत लग्जरियस लाइफ है, हमें गाड़ी लेने आती है। तो वो कहती है इतनी सी दूर स्कूल से घर जाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रही हूँ। आगे एक और इंसिडेंट बताती है मृदुला गर्ग कि इसी प्रकार बीए की परीक्षा देने के लिए समय भी वह अड़ गई। कौन? रेणु। जो रेणु थी वो बीए की परीक्षा देने में अड़ गई और बोली कि परीक्षा देने का फ़ायदा बताओ। सभी ने अपनी अपने तरीके से समझाया। पिता ने कहा इससे नौकरी कर सकोगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, आदि आदि। यानी वो बीए की परीक्षा नहीं देना चाहती थी। सभी ने अपने अपने तरीके से समझाया, किंतु वह नहीं मानी। अंत में पिता ने आदेश दिया मैं कह रहा हूँ करो, और वो किसी के भी जो तर्क थे उनसे नहीं मानी और पिताजी ने उसको ज़बरदस्ती बोला कि मैं कह रहा हूँ तो तुम्हें परीक्षा देनी पड़ेगी। तब उसने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए जैसे तैसे बीए की परीक्षा पास की। यानी इसमें उसकी कोई इच्छा नहीं थी, वो तो पिताजी ने उसको ऑर्डर दिया तो उसने उसको फॉलो किया। अदरवाइज अगर उसको ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं मिलता तो वो बीए नहीं पास करती। यानी इन उदाहरणों के माध्यम से लेखिका बताना चाहती है कि वो अपने तरीके से जीवन जीना जानती थी और वो अपने तरीके से जीवन जीना चाहती भी थी और अपने तरीके से जीवन को जीती भी थी। वह सच बोलने में माँ से 2 कदम आगे थी, इसलिए उसका सच सुनकर लोग हंस पड़ते थे। जब कोई कभी उसे इत्र भेंट करता तो वो कहती नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। यानी वो इतनी ज़्यादा सत्यवादी थी कि वो हंसी हंसी में भी बहुत चीज़ें सच बोल जाती थी और लोगों को उसके ऊपर हंसी आ जाती थी। अभी तक हमने पढ़ा रेणु के बारे में, जाना। अब हम तीसरी बहन जो है चित्रा की दबंगई के बारे में पढ़ेंगे। वो कितनी ज़्यादा बोल्ड थी। वह मन में आई बात करके ही मानती थी। यानी कौन? जो चित्रा थी।
जो मन में है वो कहती थी, जिसको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड या मुंहफट भी कहते हैं। कॉलेज में पढ़ते समय वह खुद पढ़ने से अधिक ध्यान औरों को पढ़ाने में लगाती थी, और जब वो कॉलेज में थी अपने से ज़्यादा फोकस उसको दूसरों को पढ़ाने में था। इसलिए उसके अपने अंक अपने शागिदों से कम आते थे। शागिदों अपने स्टूडेंट्स यानी जिनको वो पढ़ाती थी उनसे कम आते थे। शादी के वक्त उसने एक लड़के के बारे में ऐलान कर दिया कि वह शादी करेगी तो उसी से ही करेगी। खुद लड़के को भी इस बात का पता ही नहीं था। समय आने पर उसने लड़के को बता दिया और यह भी कह दिया कि वह जो सोच लेती है उसे करके ही दम लेती है। परिणाम स्वरूप क्या था, लड़के ने हथियार डाल दिए और शादी हो गई। जब उसने लड़के को बोल दिया जो मैं कहती हूँ वो करती हूँ और वही होता है, तो फिर लड़का बेचारा आगे क्या बोलेगा, और उसी लड़के से उसकी शादी हुई। सबसे छोटी बहन ने ठीक से पढ़ाई लिखाई की, पिता की इच्छानुसार शादी की। वह लीक पर ही चलती प्रतीत हुई, यानी घर की जो औरतें थी, जो औरतों के नियम कानून होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग वो चलती थी। परंतु 30 वर्ष की उम्र में उसने भी लीक पर से विद्रोह किया और लेखिका बन गई। और जब वो 30 साल की हुई उसने भी लीक से हटकर चलने की कोशिश की, और वो चली भी, और वो भी एक लेखिका बन गई। वो शादी के बाद बनी। ये अभी तक जो मृदुला गर्ग है अपनी बहनों के बारे में बता रही है, भाई बहनों के बारे में। आगे चलते हैं। सभी बहनों में लीक से हटने का गुण रहा, और जो जितनी चारों बहनें थी सभी लीक से हटकर चली, यानी बंधे बनाए नियमों से कि औरतों के लिए ये नियम कानून है उनसे हटकर चलने का नियम था। परंतु घर गृहस्थी और विवाह के परंपरागत तरीके को किसी ने नहीं छोड़ा। लीक से हटने का मतलब ये नहीं है कि गृहस्थ जीवन को त्याग देना। मॉडर्नाइजेशन को अगर आपने अपना लिया है तो बस कोई काम नहीं करना, कुछ नहीं करना, घर नहीं संभालना, परिवार का ध्यान नहीं रखना। लीक से हटकर कि जो समाज में नियम बंधे हुए हैं कि ये काम तो सिर्फ औरत ही करेगी और ये काम सिर्फ मर्द करेंगे, नहीं। जो काम मर्द कर सकते हैं औरत भी कर सकती है, जो औरतें कर सकती है वो मर्द भी कर सकते हैं। इसको कहा कि वो लीक से हटकर चली। उनका विश्वास था कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, घर के भीतर रहकर भी अपनी मर्जी से जी लेना चाहिए। लेखिका शादी के बाद बिहार के एक छोटे कस्बे डालमिया नगर में पहुंची। अब वो आगे की बात बता रही है कि जब शादी हो गई तो वो बिहार के छोटे से कस्बे डालमिया नगर में पहुंची मृदुला गर्ग। वहाँ नर नारी की पृथकता इतनी हावी थी, पिक्चर में भी नर नारी अलग बैठते थे। यानी अगर कोई फिल्म देखने गए हस्बैंड वाइफ साथ में, तो जहाँ जेंट्स की रो है वहाँ जेंट्स बैठेंगे, जहाँ लेडीज़ रो है वहाँ लेडीज़ बैठेंगी, साथ में नहीं बैठ सकते। उसी डालमिया नगर में लेखिका ने कोशिश करके कुछ शादीशुदा औरतों को इस बात के लिए तैयार किया कि वे पराए मर्दों के साथ मिलकर नाटकों में अभिनय करें। उन्होंने 4 साल तक कई नाटक किए और अकाल राहत कोष के लिए धन एकत्र किया। यानी अभी तक जिस गांव में हस्बैंड वाइफ साथ में बैठ के मूवीज़ भी नहीं देख सकते थे, आज उसी जगह पर लेखिका ने नाटक ऑर्गेनाइज किए और उन नाटकों में पराए मर्द और पराए स्त्रियों को मतलब अभिनय एक्टिंग करने का भी चांस दिया। और इस एक्टिंग के थ्रू जो भी फंड्स इकट्ठा होता था, जो भी राहत कोष इकट्ठा होता था, जो भी प्राकृतिक आपदाएं या किसी भी तरह की कोई आपदाएं आती थी उसमें उनको वो दे देती थी। आगे लेखिका बताती है कि लेखिका कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में पहुंची। वहाँ कोई ढंग का विद्यालय नहीं था जहाँ वह अपने 2 बच्चों को पढ़ा सके। यानी वो खुद अच्छी जगह पे पढ़ी लिखी थी, लेकिन शादी के बाद उसकी हस्बैंड की वजह से कहीं जगह जगह पोस्टिंग हो रही है, तो कर्नाटक में उसको कोई ढंग का स्कूल नहीं लगा जहाँ वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। उसने पास के कैथोलिक बिशप में प्रार्थना यानी रिक्वेस्ट की कि वह वहाँ के सीमेंट कारखाने की मदद से एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। बिशप ने कहा वहाँ क्रिश्चियन जनसंख्या कम है। लेखिका ने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा योग्य होने की दलील दी। यानी जो क्रिश्चियंस जो थे जिनको उन्होंने फंड्स लगाने को लेखिका ने बोला कि आप फंड्स लगाइए और स्कूल खुलवाइए, तो उन लोगों ने कहा कि हम क्रिश्चियंस हैं तो हम तो क्रिश्चियन के बच्चों पे इन्वेस्ट करेंगे और वहाँ पे क्रिश्चियन बच्चे कम हैं। तब लेखिका ने उन लोगों को समझाया और कहा कि शिक्षा का अधिकार सभी का है। बिशप ने कहा आप यकीन दिलाए कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा, और उसने कहा आप मुझे यकीन दिलाइए कि वो स्कूल 100 सालों तक चलेगा। इस पर लेखिका को गुस्सा आ गया क्योंकि अगले दिन की किसी को कोई गारंटी नहीं है, फ्यूचर में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, और वो उससे गारंटी के तौर पे कह रहा है कि आप हमें गारंटी दीजिए कि 100 साल तक स्कूल चलेगा। तो ये सुनकर लेखिका गुस्सा आ गया। बिशप ने भी कहा स्कूल खोलना आपकी समस्या है, मेरी नहीं। और उन्होंने कह दिया कि ये आपकी समस्या है, हमारी कोई समस्या नहीं है, आप देखिए आपको। यानी उसको भी गुस्सा आ गया, उसने भी उनको सुना दिया और उन्होंने भी स्कूल खोलने से वहाँ पे मना कर दिया। यानी यहाँ पे लेखिका की छवि की बात हो रही है
कि वो जानती है सारे कर्तव्यों को, सारे तरीकों को, कायदे कानूनों को, वो किसी भी प्रकार के भेदभाव को नहीं मानती है। तो यहाँ पे उसकी छवि उजागर हो रही है कि वो किस प्रकार की महिला, किस प्रकार की लेखिका है। आगे बढ़ते हैं। लेखिका ने आखिर ठान ली और उसने संकल्प किया कि वह अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं सिखाने वाला स्कूल खोलकर रहेगी और कर्नाटक सरकार से मान्यता भी उसको दिलवाएगी, यानी रिकॉग्नाइज भी करवाएगी। उसने कुछ सिरफिरे लोगों की सहायता से, सिरफिरे लोग यानी जो किसी से नहीं डरते, जो सरकार, सोसाइटी, धर्म, जात पात किसी से नहीं डरते, उसने उन लोगों की सहायता से काम पूरा किया। उसके तथा अन्य सरकारी अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। इस प्रकार लेखिका ने अपनी जिद को हर जगह पूरा किया, विशेषकर लेखन के मंच पर। तो यहाँ पर भी उसके दृढ़ संकल्प की इच्छा शक्ति से जागृत होता है वो किस प्रकार की एक व्यक्ति रह चुकी है कि जो ठान ले वो कर कर ही दिखाती हैं। लेखिका की जिद, रेणु की जिद के सामने कुछ भी नहीं है। और जो उसकी रेणु बहन है, लेखिका, यानी अभी हमने उसके एग्जाम्पल लिया कि मृदुला गर्ग की जिद्दी स्वभाव के बारे में, लेकिन रेणु के जिद के आगे तो लेखिका कुछ भी नहीं है। सन 1950 की बात है। एक दिन दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हुई। पूरा नगर पानी से लबालब भर गया। कोई वाहन बाहर ना निकला, यातायात ठप पड़ गया। स्वाभाविक था कि स्कूल भी बंद हो गए होंगे, जैसे इन दिनों अभी कोरोना वायरस की वजह से स्कूल बंद हैं। तो सरकार ने ऑब्वियस, इतनी बारिश हुई है तो तब भी स्कूल बंद हो गए होंगे और कोई इसमें औपचारिक तौर से तो कोई घोषणा नहीं हुई होगी। ऑब्वियस सी बात है, बारिश आ रही है, बहुत तेज़ बारिश है, कंटिन्यू बारिश है, नहीं रुक रही है, तो आप भी स्कूल नहीं जाओगे या आप भी अपने ऑफिस नहीं जाओगे। रेणु ने स्कूल जाने की जिद ठान ली। उसे समझाया गया कि स्कूल बंद होगा, परंतु वह यही कहती, आपको कैसे पता। आखिरकार वह बस्ता उठाकर स्कूल गई। स्कूल का चौकीदार उसे देखकर दंग रह गया। घर आने पर सबने कहा, हमने पहले ही कहा था। इस पर रेणु बोली, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया। यानी ये देखिए, यहाँ पर भी इसकी जिद का एक उदाहरण देखने को मिलता है कि वो इतनी दृढ़ शक्ति थी कि अगर उसको स्कूल जाना है तो जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेखिका को लगता है कि उस दिन रेणु के अकेले स्कूल जाने में कितना रोमांच हुआ होगा। सचमुच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। और आगे चल के इस प्रकार पाठ समाप्त होता है और वो यही कहती है कि उस दिन ऐसे माहौल में जो रेणु उसकी बहन है वो स्कूल गई और उसने किन किन चीज़ों को फेस किया होगा, कितना रोमांच उसको हुआ होगा, और अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। तो ये पाठ बहुत आसान है। आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ लेखिका ने अपने व्यक्तित्व और उसके साथ जितनी भी महिलाएं, उसकी मम्मी, उसकी नानी, उसकी परदादी, उसकी बहनें, सबका व्यक्तित्व उसने यहाँ पर उजागर किया है। तो मेरे संग की औरतें पाठ की सार्थकता यहीं साबित हो जाती है। पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। साथ ही साथ मेरे वीडियोस को लेकर अपने फीडबैक्स भी ज़रूर दीजिए। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आप चैप्टर को अच्छे से समझ सकें। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की ओर बढ़ते हैं। और पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी। तो यहाँ पे जो है कि लेखिका बताती है कि ये जो पूरा पाठ है मृदुला गर्ग जी द्वारा लिखा गया है और इसमें उन्होंने संपूर्ण पाठ में, जैसे कि हम बात कर चुके हैं, अपने संपर्क में उनके घर में जितने भी महिलाएं थी सबके बारे में उन्होंने बताया। तो सबसे पहले लेखिका ने जो उनकी नानी थी उनको उन्होंने देखा नहीं, लेकिन फिर भी वो उनकी पर्सनैलिटी से, उनके बिहेव से, उनके व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड थी। तो यहाँ उसको ही बताना कि क्यों, जबकि देखा भी नहीं, कभी महसूस भी नहीं किया, सिर्फ़ सुना ही सुना था। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था, किंतु उनके बारे में सुना अवश्य था। उसने सुना था कि उसकी नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की थी। यानी वो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने सारी ज़िंदगी पर्दा किया, यहाँ तक कि अपने पति से भी वो ज़्यादातर पर्दे में ही रहती थी। और अंतिम दिनों में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उन्होंने उनसे मिलने की, जो एक क्रांतिकारी है, उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की। उस भेंट में उन्होंने ये इच्छा प्रकट की कि वे अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती हैं। अंग्रेज़ों
अंग्रेजों के किसी भक्त से नहीं। यानी जो उनके हस्बैंड थे, लेखिका के नाना थे, वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, तो वो अंग्रेजों की जॉब कर रहे थे, तो वो नानी को पसंद नहीं था। इसलिए वो चाहती थी कि उनकी जो बेटी है, यानी लेखिका की माँ की शादी देशभक्त से हो, किसी क्रांतिकारी से हो। उनकी शिक्षा में देश की स्वतंत्रता की पवित्र भावना थी। यानी ये पाठ उस समय का जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ है, अंग्रेज़ों का गुलाम है, तो आप इनकी बातों से यहाँ समझ सकते हैं। तो जो चाहे वो देश के लिए कुछ ना कर सकी, लेकिन उनके अंदर देश के प्रति एक जज्बा है, एक भक्ति है, वो यहाँ इस उदाहरण के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। ये भावना बहुत सच्ची थी, इसमें साहस था। जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने किसी पर पुरुष से, यानी किसी पराये पुरुष से मिलने की हिम्मत की। इससे उनके साहसी व्यक्तित्व और मन में सुलगती स्वतंत्रता की भावना का पता चला। लेखिका इन्हीं गुणों के कारण उनका सम्मान करती थी। ये पाठ में भी क्लियर है और आंसर में भी आपको समझ आ चुका होगा। देखो छात्रों, पाठ अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो प्रश्न आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ मैं आपको हेल्प करती हूँ कि फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है प्रश्नों में, तो वो डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाए। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि लेखिका की नानी के आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। कि भागीदारी तो कोई नहीं थी, वो प्रत्यक्ष रूप से तो कोई उसने लड़ाई नहीं की, कोई आंदोलन पे नहीं बैठी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसने क्या किया कि अपनी बेटी को किसी अंग्रेजी गुलाम के यहाँ शादी नहीं की, उसने एक देशभक्त, एक क्रांतिकारी के यहाँ पे विवाह किया। तो आंसर सरल स्पष्ट भाषा में बोल चुकी हूँ, फिर भी हम एक आंसर की भाषा में जान लेते हैं कि लेखिका की नानी ने आज़ादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से तो भाग नहीं लिया था, पर आज़ादी के आंदोलन में उनका अप्रत्यक्ष योगदान अवश्य था। और वो क्या था? वे अनपढ़ परंपरागत पर्दानशी औरत थी। उनके मन में आज़ादी के प्रति जुनून था। यद्यपि उनके पति अंग्रेज़ों के भक्त थे और वो साहबों के समान रहते थे, साहबों की तरह, यानी उन्हीं की तरह ओढ़ना पहनना, बोलना, उठना बैठना, पर अपनी मृत्यु को निकट देखकर उन्होंने अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को बुलवाया और स्पष्ट रूप से कह दिया कि उनकी बेटी का वर वे ही अपने समान ही ढूंढे, यानी उनके ही जैसा एक स्वतंत्रता सेनानी ढूंढे। किसी स्वतंत्रता के दीवाने लड़के की खोज कर दे। इससे उनकी बेटी का विवाह आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले उस लड़के से हो सका जिसे ICS परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। इस तरह उनकी नानी ने आज़ादी के आंदोलन में भागीदारी निभाई। तीसरा प्रश्न है कि लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह ना करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की माँ की विशेषताएं लिखनी है पहले में, और दूसरे में लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र हमें अंकित करना है, हमें बताना है। तो पहले में लेखिका की माँ की विशेषताएं बताएंगे। अभी तक हम नानी की बात कर रहे थे, अब हम लेखिका की माँ की बात करेंगे, जिनकी स्वतंत्रता सेनानी यानी उनके पिताजी से शादी हुई है। तो उनकी विशेषताएं थी कि लेखिका की माँ की स्थितियाँ और व्यक्तित्व दोनों असाधारण थे, यानी नॉर्मल नहीं थे, कॉमन नहीं थे, डिफरेंट थे। उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम करती थी। उनकी सोच मौलिक थी। लेखिका के शब्दों में वह खुद अपने तरीके से आज़ादी के जुनून को निभाती थी। इस विशेषता के कारण घर के सभी लोग उनका आदर करते थे। कोई उनसे घर के गृहस्थी के काम नहीं करवाता था। उनका व्यक्तित्व ऐसा प्रभावशाली था कि ठोस कामों के बारे में उनसे केवल राय ली जाती थी, यानी घर के जितने भी डिसीजन थे उनसे पूछकर किए जाते थे और उस राय को पत्थर की लकीर मानकर निभाया जाता था। लेखिका की माँ का सारा समय किताबें पढ़ने, साहित्य चर्चा करने और संगीत सुनने में बीतता था। वे कभी बच्चों के साथ लाड़ प्यार भी नहीं करती थी। उनके मान सम्मान के दो कारण प्रमुख थे, यानी दो महत्वपूर्ण कारण थे जिसकी वजह से उनको इतनी रिस्पेक्ट मिलती थी। पहला कि वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, इसलिए सब उनकी रिस्पेक्ट करते थे। दूसरा, वह एक ही गोपनीय बात को दूसरे के सामने नहीं कहती थी, कि अगर आपसे किसी ने कोई प्राइवेट बात की तो वो आप तक ही रहेगी, यानी आप किसी तीसरे बंदे को उस गोपनीय बात के बारे में बता रहे। तो इन दो मुख्य कारणों की वजह से उनको सब रिस्पेक्ट करते थे, तो यही उनकी विशेषता थी। दूसरा, हम बात करते हैं कि उनके घर का माहौल कैसा था लेखिका का। तो लेखिका की दादी के घर में विचित्र विरोधों का संगम था, यानी यहाँ लेखिका के दादी के घर की बात हो रही है। पर दादी
से परे हटकर थी, यानी जो पुराने रीति रिवाज है उनसे हटकर थी। क्यों हटकर थी? क्योंकि उन्होंने लड़के की इच्छा नहीं की, उन्होंने लड़की की इच्छा की, तो सबसे अलग ही होकर चल रही थी। वे चाहती थी कि उनकी पतोहू को होने वाली पहली संतान कन्या हो। ये तो आज के टाइम में भी बहुत रेयर होता है कि लोग सोचते हैं कि फर्स्ट चाइल्ड बॉय ही हो जाए, लेकिन वो आज़ादी से पहले की एक महिला है और वो ऐसी सोच रखती है, बहुत प्राउड और बहुत गर्व की बात है। उसने ये मन्नत मानकर जग जाहिर भी कर दी कि इससे घर के अन्य सभी लोग हैरान थे, परंतु लेखिका की दादी ने इस इच्छा को स्वीकार करके होने वाली पोती को खिलाने दुलारने की कल्पनाएं भी कर डाली। लेखिका की माँ तो बिल्कुल ही विचित्र थी। वह घर का कोई काम नहीं करती थी, वह आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय रहती थी। उन्हें पुस्तकें पढ़ने, संगीत सुनने और साहित्य चर्चा करने से फुर्सत नहीं थी। उनके पति भी क्रांतिकारी थे, वे आर्थिक दृष्टि से अधिक समृद्ध नहीं थे। विचित्र बात यह थी कि लेखिका के दादा अंग्रेजों के बड़े प्रशंसक थे। घर में चलती उन्हीं की थी, किंतु घर की नारियां अपने अपने तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र थी। कोई किसी के विकास में बाधा नहीं बनता था। हमसे घर का माहौल पूछा गया तो हम घर के माहौल के बारे में बातें करेंगे। घर के सदस्य कैसे थे, घर का वातावरण कैसा था। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप अपनी कल्पना से बताइए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। इसमें आपको एक तरीके से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो जिसमें आपको अपने विचार लिखने हैं। तो इसमें यही लिखेंगे कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत इसलिए मांगी ताकि वह परंपरा से अलग चलने की जो बात करती थी उसे अपने कार्य व्यवहार द्वारा सबको दे सके, यानी सिर्फ कथनी ना हो, करनी भी हो, सिर्फ कहा ना जाए, किया भी जाए। इसके अलावा उनके मन में लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं था और इसलिए उन्होंने लड़की की मन्नत की होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर देना है। यानी यहाँ बताया गया है कि बिना किसी को डराए धमकाए भी किसी को सही रास्ते पे लाया जा सकता है, किसी को सुधारा जा सकता है। ये पाठ में हम देख ही चुके हैं कि किस तरीके से एक चोर यहाँ पर खेती बाड़ी करने लग जाता है, घर संभालने लग जाता है। तो ये हम पाठ में जान ही चुके हैं, लेकिन हम अब इसको आंसर का उत्तर का रूप किस प्रकार दे सकते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। इस पाठ से स्पष्ट है कि मनुष्य के पास सबसे प्रभावी अस्त्र है अपना दृढ़ विश्वास और सहज व्यवहार। यदि कोई सगा संबंधी गलत राह पर हो तो उसे डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव देने की बजाय सहजता से व्यवहार करना चाहिए। लेखिका की नानी ने भी यही किया। उन्होंने अपने पति की अंग्रेज भक्ति का ना तो मुखर विरोध किया न समर्थन किया। वह जीवन भर अपने आदर्शों पर टिकी रही। परिणाम स्वरूप अवसर आने पर वह मनवांछित कार्य कर सकी। यानी उसने कभी भी अपने पति को नहीं बोला कि तुम क्यों उनकी नौकरी कर रहे हो या कुछ भी, लेकिन जब समय आया तो उसने जो उसको सही लगा उसने वो डिसीजन लिया। लेखिका की माता ने चोर के साथ जो व्यवहार किया वह तो सहजता का अनोखा उदाहरण है। उसने ना तो चोर को पकड़ा, ना पिटवाया, बल्कि उससे सेवा ली और अपना पुत्र बना लिया। उसके पकड़े जाने पर उसे उपदेश भी नहीं दिया, ना ही चोरी छोड़ने के लिए दबाव डाला। उससे इतना ही कहा, अब तुम्हारी मर्जी, चाहे चोरी करो या खेती। उसकी इस सहज भावना से चोर का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने सदा के लिए चोरी छोड़ दी और खेती अपना ली। यानी यहाँ दो उदाहरण हम देख चुके हैं, ठीक है, जिससे हमें ये आंसर जो है एकदम तर्कसंगत लगता है। छठा प्रश्न है, शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। जो शिक्षा है वो बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका ने बहुत से प्रयास किए, हम पाठों में भी देख चुके हैं। उन्होंने कर्नाटक के पागलकोट जैसे छोटे से कस्बे में रहते हुए बहुत कुछ सोचा। उन्होंने कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि उनका मिशन वहाँ से सीमेंट कारखाने की मदद लेकर वहाँ स्कूल खोल दे, पर वह इसके लिए तैयार ना हुए। मतलब लेखिका ने अपनी तरफ से एफर्ट्स तो लगाए हैं। तब लेखिका ने अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ 3 भाषाएं सिखाने वाला स्कूल खोला और उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई, यानी उसको रजिस्टर्ड भी करवाया। इस स्कूल के बच्चे बाद में अच्छे स्कूलों में प्रवेश पा सके।
इस पाठ के आधार पर हमें यही स्पष्ट होता है कि ऊंची भावना वाले दृढ़ संकल्पी लोगों को श्रद्धा से देखा जाता है। जो लोग सद्भावना का व्यवहार करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर गलत रूढ़ियों को तोड़ डालने की हिम्मत रखते हैं, समाज में उनका खूब आदर और सम्मान होता है। लेखिका की नानी इसलिए श्रद्धेय बनी क्योंकि उनके परिवार और समाज से विरोध लेकर भी अपनी पुत्री को किसी क्रांतिकारी से ब्याहने की बात की। इस कारण वह सबकी पूज्या बन गई। लेखिका की परदादी इसलिए श्रद्धेय बनी क्योंकि उसने 2 धोतियों से अधिक संचय न करने का संकल्प किया था। उसने परंपरा के विरुद्ध लड़के की बजाय लड़की होने की मन्नत मांगी थी। लेखिका की माँ इसलिए श्रद्धेय बनी क्योंकि उसने देश की आज़ादी के लिए कार्य किया, कभी किसी से झूठ नहीं बोला, कभी किसी की गोपनीय बात को दूसरे तक नहीं पहुंचाया। ये सभी व्यक्तित्व सच्चे थे, लीक से परे थे तथा दृढ़ निश्चय थे। इस कारण इनका सम्मान हुआ, इन पर श्रद्धा प्रकट की गई। और जो संपूर्ण पाठ है वो महिलाओं पर ही आधारित है, तो यह महिलाओं का ही जिक्र हुआ है। आगे बढ़ते हैं छात्रों 8वें प्रश्न की ओर। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। लेखिका और उसकी बहन में अकेले अपने पथ पर चलने का दृढ़ साहस है। लेखिका ने अपने बलबूते पर बिहार के रूढ़िपंथी लोगों के बीच रहकर नारी जागृति का कार्य किया। उन्होंने शादीशुदा औरतों को पर पुरुषों के साथ नाटकों में अभिनय करने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए उनमें एक धुन सवार थी। इसी भांति उन्होंने कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में जाकर नया प्राइमरी स्कूल खुलवाया। लेखिका की बहन रेणु अपने मन की मालिक खुद थी। उसने स्कूल से लौटते समय गाड़ी में आना पसंद नहीं था, इसलिए यह पसीने से तरपदर होकर ही पैदल चली आती थी। इसी प्रकार बीए की परीक्षा पास करने में उसकी कोई रुचि नहीं थी। उसने सभी से प्रश्न पूछा, आखिर बीए की डिग्री से क्या मिल जाएगा। संतोषजनक उत्तर न मिलने की स्थिति में उसने पेपर देने में खूब आनाकानी की। भीषण बरसात वाले दिन उसका अकेले स्कूल में जाना यह प्रमाणित करता है कि वह अकेले राह पर चलना जानती है। ये दोनों व्यक्तित्व मौलिक हैं, ये स्वतंत्र सोच रखते हैं। वे लीक पीटने वाले पोंगापंथी लोग नहीं थे जो भेड़ चाल चल रही है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। ये विचारवान थे और अपनी राह पर स्वयं चलने की हिम्मत रखते थे। तो इस प्रकार जो ये पाठ है इसके प्रश्न उत्तर यहाँ समाप्त होते हैं। पाठ मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आशा करती हूँ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। साथ ही साथ प्रश्न उत्तरों की भी हम यहाँ चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और प्रश्न मिलता है या कोई भी आपका कोई प्रश्न है या किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट अवश्य करें। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँगी। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।